Hello friends, welcome you again in my YouTube channel. Today we read last part of chapter 3 from the last decades of the 18th century. Indigo expanded rapidly and Bengal indigo came to dominate the world market. 18वीं शताब्दी तक आते आते 18वीं शताब्दी के जो आखिरी दशक थे उनमें बंगाल के अंदर नील की खेती बड़ी तेज़ी से फैलने लगी। नील इतना फैल गया कि वो वहाँ बंगाल के बाज़ारों में छा गया। इन 1788 only about 30% of the indigo imported into Britain was from India. By 1810 the portions had gone to 95%। 1788 में जो ब्रिटेन का आयात किया जाता था नील से भारत नील का जो केवल हिस्सा था वो 30% रह गया। लेकिन 1810 में ब्रिटेन द्वारा जब नील को भारत से मंगवाया गया तो भारत का नील में जो प्रतिशत था हिस्सा था वो 95% था। As the indigo trade grew, commercial agents and officials of the company began investing in indigo productions. Over the year, many company officers left their job to business, attacked by the prospect of high profit. Numerous Scotsmen and Englishmen came to India and became planters. Those who had no money to produce indigo could get loan from the company and the bank that were coming up at the time. जैसे जैसे नील का जो व्यापार था ट्रेडिशनल था वो बढ़ता चला गया, ग्रो होता गया, फैलता गया। कंपनी के अफसर थे जो और व्यावसायिक एजेंट थे जो इनको बेचने का काम करते थे, वो उस प्लांटेशन में पैसे लगाने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के कारोबार में नील की खेती उगाने के लिए उन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ दी और ज़्यादा पैसे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील की खेती करना शुरू कर दिया। जिनके पास नील की खेती के लिए पैसे नहीं होते थे वो कंपनी या नए नए बैंकों से पैसे उधार लेते थे, कर्ज लेते रहते थे। हाउ वाज इंडिगो कल्टिवेटेड, जो नील की खेती थी वो कैसे की जाती थी। There were two main systems of indigo cultivation, निज and रेयोत। नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, निज और रेयोत। Within the system of niche cultivation, the planter produced indigo in land that he directly controlled. He either bought the land or rented it from other zamindars and produced indigo by directly employing hired laborers. जो नील की खेती होती थी, नील की खेती में जो निज खेती यानी कि जो खेत के स्वामी होते थे वो अपनी ज़मीन पर खुद नील का उत्पादन करते थे, या तो ज़मीन खरीद लेते थे या फिर दूसरे ज़मींदारों से ज़मीन भाड़े पर ले लेते थे। जैसे बोलते हैं ना वो कि दामों पे दी हुई है, ऐसे ही जैसे मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। द प्रॉब्लम विद निज कल्टिवेशन, अब उसके साथ हमें प्रॉब्लम क्या क्या हुई। द प्लांटर फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर निज कल्टिवेशन। जो वहाँ के मालिक थे जिनका खुद का क्षेत्र था, अब उनको अपना क्षेत्र फैलाने में बड़ी मुश्किलें आ रही थी। इंडिगो कुड बी कल्टिवेटेड ओनली और फर्टाइल लैंड, क्योंकि इंडिगो थी जो फर्टाइल होता है उपजाऊ, सिर्फ उपजाऊ भूमि पर ही हो सकती थी। एंड दीज वर ऑल ऑलरेडी डेस्टिनसली पॉपुलेटेड, और वो ऐसी ज़मीन जो पहले से ही बहुत ज़्यादा आबाद थी, जहाँ पर जनसंख्या पहले से ही ज़्यादा थी। ओनली स्मॉल प्लॉट secretary over the landscape could be acquired. Planter need large areas in packed block to cultivate indigo in plantation. Where could they get such land from? They attempted to lease in the land around the indigo factory and evict the peasants from the area. But this always lead to conflict and tension. वहाँ के जो छोटे मोटे खेत थे वो उन्होंने अपने कब्जे में कर लिए, उन्होंने उनको ख़रीद लिया, लेकिन जो नील की खेती थी वो करने के लिए उनको बहुत बड़ी भूमि की आवश्यकता थी।
जिस तरह की ज़मीन उन्हें वहाँ कहीं से भी नहीं मिल पा रही थी, जिस कारण नील की जो फैक्ट्री थी वो इर्द गिर्द की जो उनकी ज़मीनें थी उनको ख़रीदने का प्रयास करने लगे, किसानों को हटवा दिया वहाँ से। अब वहाँ पर टकराव और तनाव, टेंसर और कन्फ्लिक्ट होता है टकराव, यानी कि आपस में झगड़ा करने की सिचुएशन पैदा हो गई थी। नॉर वाज लेबर ईजी टू मोबलाइज होता है इंतजाम करना। अब जो मजदूर थे वहाँ पर उनका आसानी से इंतजाम नहीं हो सकता था। आ लार्ज प्लांटेशन रिक्वायर्ड अ वेस्ट नंबर ऑफ हैंड टू ऑपरेट। अब बड़े बागान होने के कारण बहुत ज़्यादा मजदूरों की आवश्यकता होती थी, लेकिन and labor was needed precisely at a time when peasants were usually busy with their rice cultivation। लेकिन मजदूरों की भी ज़रूरत सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त रहते थे। Niche cultivation on a large scale also required many plow and bullocks। लेकिन बड़े पैमाने पर जो इनकी खुद की खेती होती थी उन्होंने अपने लिए हल और बलों का इंतजाम कर लिया। ज़रूरत बुलक कार्ट्स होता है जो लकड़ी की वो बनाते हैं ना, उनको बोलते हैं। 1 बीघा ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन रिक्वायर्ड 2 फ्लोट। बीघा होती है एक ज़मीन का माप होता है। जो ब्रिटिश शासन था उसने पहले बीघे का जो बीघा होता था उसका आकार अलग अलग किया था। जैसे हम लोग देखते हैं हमारे खेतों में होता है 5 बीघे का 1 किला, ऐसे ही होते थे पहले भी। अब जो बगान मालिक थे उनके पास 1000 बीघा ज़मीन थी और जिसमें उन्हें 2000 हलों की ज़रूरत पड़ती थी। इन्वेस्टिंग on purchase and maintenance of plow was a big problem, nor could supplies be easily got from the peasants since their plow and bullocks were busy on their rice field again exactly at the time that the indigo planters needed them। अब हलों को रखना और उनको संभालना एक बड़ी समस्या थी। किसानों को भी हल नहीं मिल सकते थे। उन्होंने अपनी इन जो उनकी चीज़ें थी ज़रूरत की, जिस समय उन्हें नील के उत्पादक में ज़रूरत होती थी उसी समय किसानों को भी हल और बैल की, चावल की जो वो खेती करते थे उसमें आवश्यकता होती थी। टिल द लेट 19th सेंचुरी, और 19वीं शताब्दी तक आते आते planters were therefore reluctant to expand the area under niche cultivation। वहाँ के जो ज़मीन मालिक होते थे उन्होंने क्या किया, अब बड़े क्षेत्र पर वो खेती करते हुए हिचकिचाने लगे थे। रिगलेंट होता है उसकी हिचकिचाना, झिझक करना। लेस दैन 25% ऑफ लैंड प्रोड्यूस इंडिगो वाज अंडर दिस सिस्टम, द रेस्ट वाज अंडर एंड अल्टरनेटिव मोड ऑफ कल्टीवेशन, द रेयोत सिस्टम। अब जो नील की पैदावार थी वो केवल 25% ही रह गई थी, बाकी की जो ज़मीन थी वो रेयोत व्यवस्था के अंतर्गत आती थी। अब ये रेयोत सिस्टम क्या है अभी हम रीड करेंगे। इंडिगो एंड द लैंड ऑफ रेयोत, रेयोत की ज़मीन पर नील की खेती कैसे की जाती थी। अंडर द रेयोत सिस्टम के तहत द प्लांटर फोर्स द रेयोत टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट। रेयोत सिस्टम होता था एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होती थी ये ज़मीन खेती। जो प्लांटर्स थे वो फोर्स करते थे रेयोत को एक कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट साइन करने के लिए, जिसे सट्टा भी कहा जाता था। एट टाइम दे प्रीशोर्ड द विलेज हेडमैन टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द रेयोत। कई बार तो वो गांव के मुखिया से ही इस तरह का समझौता करने के लिए उनको फोर्स करते थे। दोज हु साइंड द कॉन्ट्रैक्ट गोट कैश एडवांस फ्रॉम द प्लांटर एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट टू प्रोड्यूस इंडिगो। जो इन पर साइन कर देते थे, जो इस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लेते थे, वो नील की खेती के लिए कम ब्याज पर जिनकी ज़मीन होती थी वो लोग उनको नगद पैसे देते थे, कर्जा लेते थे वो लोग उनसे। बट द लोन कमिटेड द रेयोत टू कल्टिवेटेड इंडिगो ऑन एटलीस्ट 25% ऑफ द एरिया अंडर हिज होल्डिंग। द प्लांटर प्रोवाइड द सीड एंड द ड्रिल while the cultivators prepared the soil, sowed the seed and looked after the crops। अब जो कर्जा लेने वाले थे वो कम से कम 25% की जो ज़मीन होती थी, उन नील की खेती होती थी उनकी, वहाँ पर खेती करते थे, लेकिन जो बीज होते थे, जो उनका उपकरण करवाते थे,
उसके लिए भी उनको आवश्यकता होती थी, जबकि मिट्टी को तैयार करने के लिए, बीज बोने के लिए, फसलों की देखभाल करने के लिए वो उनके ऊपर लेबर रखते थे, मजदूर रखते थे। जब उनकी कटाई होती थी, व्हेन द क्रॉप्स वर डिलीवर टू द प्लांटर आफ्टर हार्वेस्टिंग, जब फसल पकने के बाद, कटने के बाद बागान मालिकों को सौंपी जाती थी, देन तब अ न्यू लोन वाज गिवन टू द रेवत, रेवत को फिर एक नया कर्जा मिल जाता था। एंड द सर्कल स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, फिर वही चक्कर दोबारा शुरू हो जाता था। पीजेंट्स हु वर वेरी इंटेंटली टेम्प्टेड बाय द लॉन्स सून रिलीज्ड हाउ हार्श द सिस्टम वॉज। अब दोबारा से लोन का जो चक्कर था फिर वही दोबारा शुरू हो जाता था कि वो लोग उनसे पैसे लेते थे, फिर उसको फसल उगाते थे, कितनी मेहनत करते थे वो लोग। द प्राइस दे गोट फॉर द इंडिगो दे प्रोड्यूस वेरी लो, अब जो उनको नील की कीमत मिलती थी वो भी बहुत कम मिलती थी। एंड द साइकिल ऑफ लोन्स नेवर एंडेड, और जो कर्जों का सिलसिला था वो कभी भी ख़त्म नहीं होता था। देयर वर अदर प्रॉब्लम्स टू, दूसरी समस्याएं क्या थी? द प्लांटर्स यूजुअली इंस्टेड दैट इंडिगो बी कल्टिवेटेड ऑन द बेस्ट सॉइल इन विच peasants preferred to cultivate rice. Indigo, moreover, had deep root and excavated the soil rapidly. After an indigo harvest, and land could not be sown with